हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं फिर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लेकर के। आपको पता है हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो पिछले साल 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 के बीच जो भी विज्ञान से संबंधित जो है घटनाएं चर्चा का विषय रही हैं, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, उनको जो है हम सेगमेंट में डिवाइड करके 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं, अच्छे से रिविजन कर रहे हैं, ताकि कम समय में जो है ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को हम कवर कर पाए। बहुत सारे टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर के बारे में। तो क्या क्या तकनीकियां होती हैं पहले वो समझेंगे, उसके बाद जो है किस प्रकार की सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर डिवाइसेस जो है चर्चा का विषय रही हैं, उनको भी हम यहाँ पर 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखो हमारा पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक हमारा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सबने जो है पढ़ा होगा इसके बारे में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप जो इंग्लिश में बोलते हो। इसका मतलब यही होता है कि ये कॉपी करता है ह्यूमन ब्रेन को। क्या लिखा हुआ है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो बुद्धिमत्ता जो है इंसानों के पास होती है, लेकिन उसको कॉपी किया जा रहा है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो इसकी परिभाषा देखें तो एआई उन जटिल कार्यों को करने में सक्षम कंप्यूटर प्रणालियों को संदर्भित करता है जिन्हें आमतौर पर जो है सिर्फ इंसान कर सकता है, जानवर नहीं करते हैं। ठीक है, जानवरों की यहाँ पर जो है ब्रेन मैपिंग नहीं की गई है, सिर्फ जो है इंसानों के दिमाग की यहाँ पर नकल करके जो है काम करने का प्रयास किया जाता है। अब जो है अगर बात करें तो आपके दिमाग में अगर यह है कि जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बस एक ही होता है, नहीं, इसके अलग अलग चरण होते हैं। शुरुआती चरण है, मध्यम चरण है, फिर जब हम आते हैं सुपर इंटेलिजेंस पे आते हैं। तो पहला हमारा यह है कि आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस है, नैरो इंटेलिजेंस है। तो इसका जो है क्राइटेरिया फिक्स है, कार्य क्षेत्र बहुत सीमित होता है इस इंटेलिजेंस का। ये एक ही प्रकार के काम करते हैं जिनके लिए इनको जो है डिजाइन किया गया। जैसे हमारा हो गया सिरी, चैट जीपीटी, एलेक्सा। सिरी हो गया और जो है एलेक्सा हो गया, ये जो है वॉइस असिस्टेंट के माध्यम से काम करते हैं। आप इनको बोलोगे, जितना बोलोगे उतना ही काम करते हैं और बताकर काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ना ही ये टेक्स्ट दिखा सकते हैं, ना ही आपको इमेज दिखा सकते हैं, मतलब जो छोटे से बनाए जाते हैं। तो क्या है, वो वॉइस असिस्टेंट पर आधारित है, और चैट जीपीटी तो टेक्स्ट पर आधारित है। ये बहुत बेसिक हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इससे ऊपर जाते हैं। तो लिखा है मशीनें लगातार सीख सकती हैं। यहाँ पर क्या है, एक फिक्स्ड यहाँ पर उनका क्राइटेरिया है, उतने तक ही काम करती हैं। इसमें जो है सीखने की प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन जब हम आ जाते हैं जनरल इंटेलिजेंस पर, तो जनरल ह्यूमन नेचर क्या होता है, हम सीखना चाहते हैं। जैसे बोलते हैं जनरल ह्यूमन बिहेवियर है कि वो जो है समय के साथ जो है सीखता है। तो वैसे ये वाला एआई जो जनरल वाला है, वो समय के साथ जो है सीखता रहता है, जैसे कि हमारा ब्रेन सीखता है या हम सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। सुपर मतलब हो गया कि ये जो है इंसानों के दिमाग से भी ज्यादा तेज काम करता है, जिसको हम बोलते हैं जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई क्या होता है, ये हम जो है लास्ट में देख लेंगे। फिर देखो क्या लिखा है, जनरेटिव एआई एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो उपयोगकर्ता के निर्देश के अनुसार कमांड के आधार पर जो है मूल कंटेंट तैयार करता है। जैसा जैसा आप बोलोगे कि ऐसी इमेज बना दो, ऐसी वीडियो जनरेट कर दो, जो है इस प्रकार की डिजाइन बना दो, जो भी आप बोलोगे, जनरेटिव का मतलब है जनरेट करेगा आपके कहने पर। और इवन ये भी है कि इसमें हमेशा ये भी प्रोबेबिलिटी है कि जैसा आप बोलेंगे उससे बेहतर भी बनाएगा, या उसके पास अगर कोई यूनिक आइडिया होगा उसके आधार पर भी बोलेगा कि मेरे पास एक और विकल्प है, क्या आप ये देखना चाहेंगे। या कई बार आपको पूछे बिना भी जो है एक ही चीज के 5-6 विकल्प दिखाता है। इसका मतलब जो उसका दिमाग आपसे ज्यादा तेज चल रहा है, आपको जो है ज्यादा ऑप्शंस वो दे पा रहा है। जनरेटिव एआई जो है टूल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर आधारित होते हैं, एआई पर आधारित होते हैं। ये एआई जो है मॉडल, जो हमारा चैट जीपीटी है, वो इसका बेस होता है। जो है टेक्स्ट आधारित जनरेटिव एआई टूल का आधार होते हैं। ये जो हमारा चैट जीपीटी है, उसका बेस जो है वो यही तो है, एआई आधारित है, हमारा जनरेटिव एआई है यहाँ पर। क्योंकि हम जब चैट जीपीटी को बोलते हैं कि जरा इसकी इमेज बना दो, जरा इसको जो है कंटेंट को जो है शॉर्ट कर दो, या इसके बारे में बताओ, हमारी बातें सारी मान रहे हैं ना, हमें विकल्प दे रहे हैं बार बार, तो वो सारा जो है इसी पर आधारित है। जनरेटिव एआई जो है डीप लर्निंग मॉडल पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है, ये समय के साथ जो है सीखते रहते हैं और बेहतर होने का प्रयास करते हैं। एल्गोरिदम जो है मानव मस्तिष्क की तरह सीखते हैं। जैसे हमारा दिमाग जो है समय के साथ जो है परिवर्तन करता रहता है, नई चीज सीखता रहता है, वैसे ही ये वाला जनरेटिव एआई भी है। अगर हम बात करें डिफरेंस के बिटवीन जो है जनरेटिव एआई एंड जो है पारंपरिक एआई, मतलब बेसिक एआई,
तो हमारा जो पारंपरिक एआई क्या होता करता है, डेटा का विश्लेषण करेगा, निर्धारित कार्य का निष्पादन करेगा, मतलब जो है जो काम आपने दे रखा है एक बार जो है उसकी उसको डिजाइन किया गया, बनाया गया, जिस काम के लिए उसको बनाया गया है बस वो उतना ही काम करेगा। ठीक है, उससे ज्यादा वो नहीं सोचता है, ना ही विचार करता है, बस उसका काम फिक्स है। अगर बात करें यहाँ पर जो है हमारा जनरेटिव एआई, तो वो नया डेटा जारी करता है। अगर आपको उससे कुछ पूछेंगे इसके बारे में बताओ, तो वो बोलेगा कि यहाँ पर कुछ और रिसर्च भी प्रकाशित की गई है या कुछ नई चीजें भी मैंने यहाँ पर खोज के निकाली है कि आप उनको देखना चाहेंगे। मतलब क्या कर रहा है, आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस देता है कौन, जनरेटिव एआई। अगर हम यहाँ पे बात करें सीखने का दृष्टिकोण, तो इनमें कोई सीखने का दृष्टिकोण नहीं है, स्पष्ट नियम है, एल्गोरिदम है, नियम कानून एंड टर्म्स कंडीशंस इनके बने हुए हैं, उस नियमों के दायरे में ही रहकर काम करते हैं। ये कुछ नया जो है इनोवेट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर है डेटा संचालित जो है लर्निंग है, न्यूरल नेटवर्क। जैसे हमारे ब्रेन्स के न्यूरॉन्स होते हैं वो सीखते हैं ना, वैसे ही जनरेटिव एआई में जो है न्यूरल नेटवर्क्स बने होते हैं जो कि लगातार जो है डेटा को प्रोसेसिंग करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। आउटपुट की बात करें तो सुनियोजित आउटपुट है, जिसके लिए बनाया गया है। आप पूछेंगे एलेक्सा से या फिर जो है सिरी से, आप जितना पूछेंगे वो उतना ही बताएगी। ठीक है, फिक्स्ड है इनका समाधान या वर्गीकरण, मतलब जो चीज के लिए बनाया गया बस उतना ही काम करें, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करेंगे। इसमें क्या है, पूरी तरीके से नया कंटेंट एंड क्रिएटिव आउटलुक है। आप उसमें नया भी, मतलब आप जो नहीं सोचोगे वो सोचकर भी आपको कौन बता सकता है, जनरेटिव एआई। अनुकूलन क्षमता की बात करें तो मैनुअल हस्तक्षेप और रीप्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है इसमें। अगर आप चाहते हो कि ये कुछ और नया करे तो आपको जो उसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, थोड़ा मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा, उसमें मशीन्स को खोल खाल के या कुछ जो है अपडेट करना पड़ेगा खुद। लेकिन जो है जनरेटिव एआई इतना बेहतर है कि वो समय के साथ खुद ही अपने आप को अपडेट कर लेता है और अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करता रहता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में आया था जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का मतलब है कि आपकी भाषा, मतलब जो है ये ऐसा एआई है जो आप मतलब किसी भी वॉइस को समझ सकता है, उसके आधार पर काम कर सकता है। वॉइस रिकॉग्निशन यहाँ पर जो है काम करता है। तो फाउंडेशन मॉडल की एक श्रेणी है, लार्ज एआई मॉडल्स होते हैं जो नेचुरल लैंग्वेज और अन्य प्रकार के कंटेंट को यहाँ पर समझ सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। इनका प्रयोग जो है हम कई कार्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। खासकर अगर हम बात बताएं तो यहाँ पर विशाल मात्रा के जो डेटा को सीख कर काम करने की जो तरीके से यहाँ पर चीजें हैं वो सिर्फ इसी में होती हैं। एलएलएम्स क्या होते हैं, आमतौर पर ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर नामक एक प्रकार के न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होते हैं। वो करते क्या है, इसमें कई स्तर के न्यूरल नेटवर्क और सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म शामिल होते हैं जो इन्हें पैटर्न सीखने में मदद करते हैं। तो ये क्या है, एलएलएम पर आधारित है जनरेटिव एआई, जो समय पर जो है डेटा को कलेक्ट करता है, उनका जो है एनालाइज करता है और जो है जैसे जैसे चीजें चल रही हैं उन पैटर्न्स को जो है सीखता है समय के साथ। इसको जो है बार बार मैनुअली आपको चेंज नहीं करना पड़ता है। अब बात करें जो है मशीन लर्निंग की। देखो, आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या दोनों सिमिलर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ह्यूमन ब्रेन की या ह्यूमन मस्तिष्क को कॉपी करना, लेकिन मशीन लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक भाग है जो डेटा और एल्गोरिदम का प्रयोग करके एआई को मानव की तरह सीखने की क्षमता प्रदान करता है और उसके साथ अपनी सटीकता में सुधार करता है। तो एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक बड़ा प्रोस्पेक्टिव है, उसका छोटा सा पार्ट हमारा क्या हो जाता है, मशीन लर्निंग हो जाता है, जो कि एआई को मदद करता है और बेहतर जो है काम करने में। कार्य प्रणाली क्या है, मशीन लर्निंग में एल्गोरिदम को विशिष्ट जो है परिणाम प्राप्त करने के लिए जो है एक बहुत बड़ा डेटा दिया जाता है, वो उसको एनालाइज करता है, फिर जो है सारी चीजें सीखता है, फिर जो है एआई को जो है ट्रांसफर करता है, जिसके माध्यम से जो है हमारा एआई ठीक तरीके से काम करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, न्यूरल नेटवर्क और जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वस्तुतः क्या है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के विशिष्ट प्रकार हैं। जैसे कि हमारे ब्रेन में जो है न्यूरॉन्स होते हैं जो एक एल्गोरिदम में काम करते हैं, वैसे जो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या मशीन लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जो कि सीखते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं और अन्य तरीके से जो नई नई चीजें हम देखते हैं वो सारी इसी के माध्यम से यहाँ पर की जाती हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है लार्ज एक्शन मॉडल्स क्या होते हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, सब कुछ यहाँ पर एआई आधारित होने वाला है। यह मानव की जरूरतों को समझकर जटिल कार्यों को पूरा कर सकता है।
देखो अभी क्या था, हम बता रहे थे कि हमें जो है ये चाहिए, उस पर काम कर रहा था, लेकिन ये क्या है, ये खुद समझ रहा है कि इस व्यक्ति को शायद इस चीज की जरूरत है, तो मुझे जो है इसकी मदद करनी है। तो लार्ज जो है यहाँ पर जो है एक्शन मॉडल्स हैं, थोड़े बड़े स्तर पर है। एआई एजेंट्स क्या करते हैं, इंसानों के साथ रियल टाइम आधार पर मल्टी मॉडल टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया या आवाज इंटरैक्शन की क्षमता से लैस होते हैं। एआई एजेंट्स सेंसर्स के माध्यम से परिवेश को समझते हैं। जैसे अगर हम देख लें तो रूम जो है कूल करना है, लाइट्स कब जलानी है, लाइट्स कब बंद करनी है, कोई आया है तो गेट खुल जाता है। मतलब छोटी छोटी चीजें जो आपने देखी होंगी ना, कि आप जैसे एंटर करें तो गेट अपने आप खुल गया, जैसे आप गए तो गेट बंद हो गया। इसने क्या किया, जरूरत के आधार पर सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि आपकी जरूरत के आधार पर चीजों को यहाँ पर जो है ऑन और ऑफ करते हैं। भौतिक, अब यहाँ तक हो गया हमारा। अब भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं वो देख लेते हैं, और उनको जो है किस क्षेत्र में दिया गया था, तो वो भी सारा जो है न्यूरल नेटवर्क से ही संबंधित होने वाला है। देखिए लिखा है भौतिकी में 2024 का जो नोबेल पुरस्कार है, जॉन हाफील्ड और जेफरी हिल्टन, जॉन हाफील्ड और जो है जेफरी हिल्टन को संयुक्त रूप से दिया गया है। ये पुरस्कार उन्हें क्यों दिया गया है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, उन विधियों के निर्माण के लिए दिया गया है जिनमें जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके मशीन लर्निंग की आधारशिला रखने में मदद की थी। जो मशीन लर्निंग स्टार्टिंग में हमारा आया, तो उसका जो बेस बनाने के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जिसने बनाया था, या जो ये अवधारणा दी गई थी, इन्हीं दो व्यक्तियों ने दी थी। इसलिए जो है इनको भौतिकी का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नाम याद रखिएगा, जॉन हाफील्ड और जो है जेफरी हिल्टन, जॉन हाफील्ड और जो है जेफरी हिल्टन को जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। प्रमुख खोज उन्हें दी गई है इसके लिए। हाफील्ड ने जो है हाफील्ड नेटवर्क का जो है आविष्कार किया है, एक प्रकार का जो है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है ये, ओके, जो सूचना को स्टोर करता है और पुनर्निर्मित कर सकता है। तो सारा एआई का काम क्या है, सूचना को स्टोर करना, उनको जो है एनालाइज करना, उनको फिर से दोबारा से बनाना नई तरीके से। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर ऑलरेडी बनाई गई हैं। हाफील्ड नेटवर्क जो है डोनाल्ड हेब की परिकल्पना आधारित है, जो कि सिमिलर जो है इनकी ही विचारधारा से मैच करता था। जेफरी हिल्टन ने जो है बोल्ट्जमैन मशीन नामक विधि का आविष्कार किया था। यह स्वतंत्र रूप से डेटा में गुणों की जो है खोज कर सकती है। तो जो है चीजें ऐसी रही हैं, और इन्होंने सारा जो भी रिसर्च किया है वो सारा जो है एआई आधारित है, या उसी से संबंधित चीजों पर ही इन्होंने रिसर्च की, उसी के आधार पर जो है इनको यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब बात करें, जो है बार बार एक शब्द आ रहा है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अगर आपने बायोलॉजी में जो है न्यूरॉन्स, या जो हमारे ब्रेन के सेल्स जो है कैसे काम करती है, न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, वो समझा है, वो पढ़ा है, तो आपको ये समझने में थोड़ा सा आसान होगा। तो क्या है, आर्टिफिशियल जो न्यूरॉन्स होते हैं एक प्रकार का मशीन लर्निंग प्रोग्राम या मॉडल है जो मानव मस्तिष्क से प्रेरित है। जैसे हमारा ब्रेन काम करता है न्यूरॉन्स के माध्यम से, तो जो एआई काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो चीजें काम करती हैं वो सारी जो है आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से यहाँ पर काम करती है। ठीक है, इसके लिए जैविक न्यूरॉन्स के साथ काम करने के तरीके की, जैसे हमारे जैविक यहाँ पर न्यूरॉन्स काम करते हैं, उसी प्रकार से काम करते हैं। कार्यप्रणाली क्या है, मानव मस्तिष्क की नकल करना, उसी के आधार पर जो है यहाँ पर काम करना। ऐसे एनन को जो प्राकृतिक न्यूरल नेटवर्क की नकल करते हैं, उन्हें जो है स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। तो क्या कर रहे हैं, मतलब करके से स्पाइक कर रहे हैं, उसी चीज को जो है बढ़ा चढ़ाकर जो है। अब हमारा ब्रेन तो है नॉर्मल काम करता है, लेकिन जब एआई जब काम करने पे आता है, तो वो ह्यूमन ब्रेन से ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखें एएनएन के प्रमुख प्रकार की किस प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है डीप न्यूरल नेटवर्क। ऐसे न्यूरल नेटवर्क होते हैं जिनमें कई परतें जो है लेयर्स में होती हैं, और हर लेयर का एक अलग आधार होता है। नेक्स्ट है कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क। इनका उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर विजन और वर्गीकरण में जो है, इमेज वर्गीकरण में जो है किया जाता है। कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क, जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स जो होते हैं, सबका न्यूरॉन्स तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन सबका थोड़ा थोड़ा अलग अलग काम डिवाइडेड है। वैसे ही यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के जो है न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जो अपने अपने काम को करते हैं। फिर है जेनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। ये क्या होता है, यह उत्पन्न डेटा उस मूल डेटा के समान होता है जिस पर जो है जीएएनएस को प्रशिक्षण दिया जाता है या दिया गया है।
नेक्स्ट हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, प्रश्न जो है यहाँ से आपका जो है यूपीएससी प्रीलिम 2025 से पूछ सकता है। भारत जेन प्रोग्राम क्या है? भारत नेट नहीं है, भारत जेन प्रोग्राम है। तो हाल ही में जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो है जनरेटिव आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक अग्रणी पहल जो है शुरू की है, जिसका नाम रखा है भारत जेन जो है प्रोग्राम। अब इसके बारे में देखें तो एक मल्टी मॉडल जो है लार्ज लैंग्वेज जो है मॉडल है, एलएलएम है, जो जनरेटिव एआई सिस्टम का विकास करने के लिए यहाँ पर जो है केंद्रित है। जनरेटिव एआई जो हमारा है अलग अलग भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट, मल्टी मॉडल का कंटेंट और इसके अलावा जो है उस पर हो गया आपका ऑडियो और इमेज वगैरह बनाने के लिए इसको जो है इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लक्ष्य या उद्देश्य की बात करें तो क्या लक्ष्य होता है? कोई भी तकनीकी हम जो है बनाते हैं उसका एक ही लक्ष्य होता है कि मानव जीवन को थोड़ा सा सुलभ और जो है सुव्यवस्थित कर दे या थोड़ा आसान बना दे। एआई के माध्यम से जो है सार्वजनिक सेवा वितरण में क्रांतिकारी बदलाव हम लाना चाहते हैं। भाषाई और सांस्कृतिक सामाजिक जो है विविधता को जो है हम अनुरूप यहाँ पर काम करना चाहते हैं कि सारी भाषाओं में सारी चीजें अवेलेबल हों। कार्यान्वयन एजेंसी की बात करें तो है नेशनल मिशन और इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम जो हमारा है के अंतर्गत जो हमारा TIH फाउंडेशन है फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए यहाँ पर काम करता है। समय सीमा की बात करें तो ये जो है 2 साल 2026 जुलाई तक जो है पूरा होने की संभावना इसको बताई जा रही है। भारत डेटा सागर की बात करें तो यहाँ पर जो है भारत जेन का एक मुख्य भाग है। इसका उद्देश्य जो है भाषा केंद्रित है एक तरीके से, ठीक है, भारत केंद्रित है। डेटा का एक विशाल भंडार यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। इसमें एक ऐसा एआई मॉडल विकसित करने की बात की जा रही है जिसमें हमारे देश की अनूठी विशेषताएं होंगी, विविधताएं होंगी और सबको जो है बहुत गहराई से समाहित किया जाएगा। तो क्या किया जा रहा है, एक तरीके से एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जहां पर आप जो है भारत के बारे में बेहतर तरीके से अगर समझना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। ये क्या है? तो 2018 में 5 वर्ष की अवधि के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया था, जिसका काम था कि साइबर फिजिकल सिस्टम और यहाँ पर जो है संबंधित प्रौद्योगिकी में ट्रांसलेशन का जो है रिचार्ज को बढ़ावा देना। कार्यान्वयन एजेंसी हमारी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ही छोटा सा है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत में एआई के विकास को जो है बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई बहुत सारे मिशंस वगैरह या जो है कार्यक्रम वगैरह भारत सरकार के द्वारा समय समय पर चलाए गए हैं। उनको यहाँ पर हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहला हमारा है इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन जो है इसका क्रियान्वयन किया गया था, जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत जो है इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय एआई पोर्टल। राष्ट्रीय एआई पोर्टल की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जो है माइटी हमारा सम्मिलित है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग भी है और जो है नेस्कॉम का एक संयुक्त उद्यम था। ये सारे जो है एआई आधारित होने वाले हैं। सब में जो है एक ही चीज को जो है लक्ष्य रखा गया है ताकि जो है कैसे हम प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर वाले क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसिमिनेशन प्लेटफॉर्म। तो इसका काम क्या होने वाला है, इसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम देखें तो एरावत रखा गया है, जो है इस क्षेत्र में एआई के क्षेत्र में शोध करेगा। ज्ञान को साझा करने के लिए एक कॉमन कंप्यूटर जो है प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहां पर आप जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह ही जाकर देख सकते हो। फिर आया यहाँ पर ग्लोबल, ये तो हम कर रहे थे अपने क्षेत्रीय स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर। फिर हम गए थोड़ा सा आगे, जहां पर स्टार्ट किया हमने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के जवाबदेह विकास और उपयोग। जवाबदेह विकास मतलब है हमें ऐसा विकास करना है कि इसमें कोई समस्या ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें यहाँ पर इसका विकास करना है। कम मार्गदर्शन करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पहल की शुरुआत की गई थी। भारत इसका संस्थापक देश रहा है। राष्ट्रीय एआई कौशल कार्यक्रम इसमें सम्मिलित किया गया। अगर हम बात करें अन्य कौन कौन से कार्यक्रम थे, राष्ट्रीय एआई कौशल कार्यक्रम हो गया, कौशल एवं क्षमता निर्माण के लिए। फिर यहाँ पर युवा एआई आया, इसके अलावा जो है सृजन आया, इसके अलावा एक और आया था उत्कृष्टता केंद्र। यहाँ पर सृजन जो है, उत्कृष्टता केंद्र, ये सारे जो है समय समय पर जो है यहाँ पर आए हुए हैं। ओके, अगर हम नेक्स्ट बात करें फेशियल रिकॉग्निशन का,
जिससे आपका बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है। फ़ोन को जो है अनलॉक करने के लिए होता है। इसके अलावा बैंकिंग वगैरह में भी होता है। आधार कार्ड को भी जो है वेरीफाई करने के लिए किया जाता है। एयरपोर्ट्स में भी इस्तेमाल होता है। बहुत सारी जगहों पर जो है इस तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या लिखा है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो है, नीति आयोग ने जो क्या किया है, व्हाइट पेपर रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल, RAI, और उसके अलावा है ऑन फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जारी किया है। ठीक है, अगर बात करें इसके बारे में कि ये क्या है, कैसे काम करेगा, तो ये जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी हमारा है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली है। हमें समझ में आ रहा है कि ये AI आधारित है। जटिल जो है एल्गोरिदम का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति की पहचान करता है, उसकी सत्यापन करता है। सत्यापन कहाँ से होता है, वीडियोज के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से ये बता देता है कि ये कौन सा पुरुष है या महिला है, उसकी सारी जानकारी जो है आपको यहाँ पर जो है उपलब्ध कराई जाती है। अब बात करें जो है दो प्रकार के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला तो है पहचान के सत्यापन के लिए, चेहरा का नक्शा प्राप्त हो जाता है और जहां पर भी डेटा कहीं पर कलेक्ट किया गया है उससे मिलता जुलता, तो वो सारे वहां पर हमें पता चल जाते हैं कि भाई इस नक्शे का जो है ये व्यक्ति है, 7 दिन में से ये होने वाला है। उदाहरण के लिए जो है फोन को अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें हम बोलते हैं 1.1 का उपयोग किया जाता है। फिर है व्यक्ति की पहचान के लिए, देखो पहचान का सत्यापन करने के लिए कि हम हैं और हमारी जो है हमारा वेरिफिकेशन करो, हम खुद ये बोले कि हमारा वेरिफिकेशन करो। दूसरा है कि व्यक्ति लापता हो गया है या हमें खोजना है कि ये व्यक्ति कहाँ है, या जो वीडियो में दिख रहा है कहाँ गया, कोई डेड बॉडी मिली, ये कौन है। तो हम जब व्यक्ति की पहचान के लिए इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा अलग हो जाता है। फोटोग्राफ्स या वीडियोस से व्यक्ति की पहचान करने के लिए जो है पूरे डेटा वो उसको यहाँ पर खंगाला जाता है। उदाहरण के लिए बड़े पैमाने पर मॉनिटरिंग और सर्वेलांस के लिए जो है 1:N का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। दो हो गए, एक पहचान का सत्यापन, दूसरा है व्यक्ति की पहचान करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्रों में जो है इसका उपयोग किया जाता है, जैसे सुरक्षा संबंधी उपायों में, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, किसी भी अपराधी की पहचान करने के लिए, गैर सुरक्षा संबंधी उपयोग की बात करें कि कोई कानूनी कार्यवाही नहीं है, नॉर्मल है, तो उत्पादों व सेवाओं के बायोमेट्रिक उपयोग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर और अन्य प्रकार के देखें तो व्यक्तिगत पहचान का सत्यापन और उनका प्रमाणीकरण करना, उदाहरण के लिए जो है फेशियल रिकॉग्निशन आधारित प्रमाणीकरण के लिए आधार का उपयोग किया जाता है। हवाई अड्डों पर जो है इसका उपयोग किया जाता है। बैंकिंग सिस्टम पर भी उपयोग किया जाता है आपकी पहचान को जो है वेरीफाई करने के लिए। तो ये सारे जितने भी हमने देखी गैर सुरक्षा संबंधी उपयोग भी यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो क्या है, बैंकिंग में जब फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल किया जाता है तो हैक करने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार के पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पासवर्ड क्या है, आपका फेस, और आपका फेस जो है कोई भी चोरी करके ऐसे वैसे नहीं ले जा सकता है, क्योंकि वहां पर हर चीज जो है बहुत डिटेल में जो है कैप्चर की जाती है। नेक्स्ट हमारा है डीप फेक। डीप फेक जो है पिछले साल चुनावों के समय जो है बहुत चर्चा का विषय रहा था, क्योंकि वहां पे अलग अलग नेताओं के जो है फोटोज और वीडियोज बना करके जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे, और सारे फेक थे, मतलब जो है जो सच में है भी नहीं वैसी चीजें वहां पर ट्रेंड कर रही थी, जिस पर जो है चुनाव आयोग ने बोला था कि आप जो है अगर AI का इस्तेमाल करके, खासकर जो है डीप फेक का इस्तेमाल करके जो है अगर मतदाताओं को भ्रमित करने का जो है प्रयास करेंगे, गलत सूचना फैलाएंगे, तो आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्यवाही हो सकती है। तब जो है डीप फेक बहुत चर्चा का विषय बना था। उसके अलावा जो है रश्मिका मंदाना की जो है एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें जो है एक लड़की ने जो है डीप फेक का इस्तेमाल करके बिल्कुल रश्मिका मंदाना जैसा ही फेस जो है अपने ऊपर ओवरलैप करके वीडियो बनाया था, तब भी चीजें बहुत चर्चा का विषय बनी थी। अब बात करें जो है क्या है, सिंथेटिक मीडिया को जो है व्यक्त करता है। इसमें आमतौर पर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग AI का इस्तेमाल भी होता है, और डीप लर्निंग का, दोनों को जो है मर्ज करके ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, आप पता नहीं कर पाएंगे कि ये सच में व्यक्ति सामने वाला रियल है या जो है ये कॉपी है। एक होता है सैलो फेक। देखो डीप फेक में क्या है और सैलो फेक में बहुत डिफरेंस है। जैसे आपने जो है शूज देखे होंगे बाटा के, ठीक है, बाटा के शूज देखे हैं आप, कभी मार्केट में जाएंगे, बाटा का शूज मान लीजिए वो 1000 रुपए का है। अब मार्केट में गए कोई जूता 500 रुपए का मिल रहा है, बाटा की जगह वहां पे क्या लिखा है बेटा,
ठीक है, अब आपने ध्यान नहीं दिया, आपको लगा ये तो बाटा का ही, तो ये सैलो फेक है कि कॉपी तो की गई है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो है बदलाव किया गया, ये सैलो फेक रहता है। आप इसको जो है आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन डीप फेक में क्या होता है, अगर आपके पास बिल्कुल चील की जैसे क्या बोलते हैं उसको, तेज निगाहें, सरसरी निगाहें नहीं है, तो आप जो है कैप्चर नहीं कर पाएंगे कि ये रियल में है या जो है ये कॉपी करके या फेक है सारा। तो डीप फेक कैसे काम करता है, ये ऑडियो और विजुअल्स कंटेंट का विश्लेषण करता है। इवन आपकी ऑडियो भी कॉपी हो सकती है। जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क का उपयोग करके जो है ऐसी चीजें, मतलब ऐसा वीडियो सामने चलेगा, ऐसा लगेगा अमिताभ बच्चन ही बोल रहे हैं, लेकिन सब कुछ फेक है वहां पर। तो ऑडियो वीडियो सब कुछ, इवन आपकी बॉडी लैंग्वेज वहां पर कॉपी की जा सकती है। डीप फेक का उपयोग क्या है, टीवी और फिल्मों में जो है डबिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डबल रोल वगैरह दिखाना है तो वहां पे इस्तेमाल कर लिया। चिकित्सा और विमानन जैसे क्षेत्रों में भी जो है, ट्रेनिंग सिमुलेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि लोगों को बताया सके कि भाई आपको ऐसे काम करना है, आपको जो है ऐसे यहाँ पर जो है प्रदर्शन करना है। तो इन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है डिजिटल ट्विन। ट्विन बनाना है मतलब सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट मारना है। मतलब जो जो चीज रियल में है, कोई बिल्डिंग है, कोई पार्क है, कोई व्यक्ति है, कोई इमारत है, उसको जो है आपने कॉपी मार दिया डिजिटली, ताकि आप समझ पाए। मतलब मेरी ह्यूमन बॉडी है, इसको अगर हम चाहें तो डिजिटली ट्विन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, मेरे शरीर के सारे संरचना को समझने में आसानी होगी। मेरे शरीर में इन फ्यूचर जो है कौन सा ऑर्गन फेल हो सकता है, कौन सी जो है मांसपेशी खराब हो सकती है, या कौन सी बीमारी हो सकती है, तो पर्सनलाइज जो मेडिसिन होती हैं उनको बनाने में भी यहाँ पर मदद मिलती है। तो क्या होता है, ये सारा डिजिटल ट्विन। डिजिटल ट्विन का उपयोग पूरे उद्योग जगत में बढ़ा हुआ है। इसका उपयोग जो है आप देखेंगे हर क्षेत्र में हो रहा है। कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पर डिजिटल ट्विन का इस्तेमाल ना किया जा रहा हो। एक वास्तविक दुनिया के ऑब्जेक्ट्स जो भी है, कुछ भी हो, वास्तविक दुनिया का ऑब्जेक्ट, मोबाइल हो गया आपका, जो है ये पेन हो गया, बिल्डिंग हो गई, और कुछ भी मान लीजिए, उसको जो है क्या करते हैं, एक कॉपी करते हैं और जो है डिजिटल दुनिया में बिल्कुल सेम एज इट इज बनाते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग का जो नक्शा बनाते हैं ना, या बिल्डिंग का जो है एआई आधारित जो मॉडल बनता है, वो वही होता है डिजिटल ट्विन। उसको उससे हमें समझने में आसानी होती है कि जो है ये बिल्डिंग ऐसे बनने वाली है, यहाँ पर एग्जिट गेट है, या यहाँ पर जो है चीजें ऐसी रहने वाली है, वो सब कुछ यहाँ पर यही है। डिजिटल ट्विन्स वास्तविक दुनिया के ऑब्जेक्ट्स, प्रणालियों या प्रक्रियाओं की डिजिटल या वर्चुअल प्रतिकृति होते हैं। जो रियल में है उनको जो है डिजिटल यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। ये रियल टाइम में वास्तविक दुनिया के ऑब्जेक्ट्स, प्रणालियों या प्रक्रियाओं का अनुकरण करते हैं। मतलब मेरा अगर ट्विनिंग कर दी जाए तो जैसे मैं यहाँ पर बातचीत कर रही हूँ, जैसे मेरे हाथ पैर मूव करें, वहां पर भी वैसे ही मूव करेंगे, तो इसको बोलते हैं डिजिटल ट्विन। अलग अलग स्रोतों से डेटा को एकत्रित किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग प्रणालियों से सीखा जाता है। फिर जो ऐसा भी चीजें होती हैं उसको जो है अनुकूलन वहां पे संभव बनाया जाता है कि जैसी भी चीजें हैं, जैसी बाहर है रियल टाइम में, वैसी जो है हम वर्चुअल वहां पर कर पाए। ये वास्तविक दुनिया के ऑब्जेक्ट्स को डिजिटल रूप में परिवर्तित करती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस तकनीकी का उपयोग जो है 4 क्षेत्रों में करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो है इसका उपयोग किया जाता है, और जो है एक्सटेंडेड रियलिटी में भी, जो है एक्सआर में भी किया जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग और जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 4 प्रमुख तकनीकियां हैं जो इसका इस्तेमाल यहाँ पर अपने हिसाब से करती आपको दिखाई देती हैं। अब बात करें प्रमुख उपयोग, तो विनिर्माण क्षेत्र में किया जाता है। अब जो है एक ही चीज को जो है आप एक बार इस्तेमाल करें, इससे अच्छा है कि उसको मल्टीपल टाइम इस्तेमाल करें। तो उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जो है विनिर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। स्वास्थ्य देखभाल में पर्सनलाइज्ड जो है मेडिसिन बनाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। संगम जो है डिजिटल ट्विन पहले यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। ऑटोमेटिव, एरोस्पेस और रक्षा के क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल होता है। उत्पाद की डिजिटल परीक्षण, प्रदर्शन संबंधी जो निगरानी यहाँ पर की जाती है ट्विन के माध्यम से। तो ये रहा छोटा सा हमारा क्लास, जिसमें हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित जो हमारा प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर साइंस से संबंधित जो भी चीज थी वो सारी हमने यहाँ पे 1 बाय 1 कवर कर ली है। आई होप आपको समझ में आई होंगी। ये सेगमेंट थोड़ा सा छोटा था और टॉपिक्स तो सारे बहुत अच्छे थे, इंपॉर्टेंट थे, आपके एग्जाम्स में जो है इनसे क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं। क्योंकि ये रिविजन सेशन है तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।